एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक छोटा सा लड़का कभी सूरज उगने से पहले उठता, ना कि सफलता के पीछे भागने के लिए बल्कि अपने परिवार को जिंदा रखने में मदद करने के लिए। वो सड़कों पर अखबार बेचता था, एक सरल जीवन जीता था और पावर, प्रिविलेज या पहचान से बहुत बहुत दूर बड़ा हो रहा था। उसके आसपास कभी कोई ये सोच नहीं सकता था कि एक दिन वही लड़का राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन उसकी जर्नी कभी सिर्फ टॉप तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, वो कुछ और भी ज़्यादा पावरफुल थी। सपने देखने की हिम्मत और आगे बढ़ने का डिसिप्लिन, और ये बिलीव कि छोटी सी शुरुआत भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जा सकती है। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, एक साइंटिस्ट, एक लीडर और एक टीचर जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे और पले बड़े एपीजे अब्दुल कलाम सरल सपनों के साथ बड़े हुए, लेकिन सीखने की मजबूत इच्छा के साथ। उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की और बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। उन्होंने अगले 4 दशकों तक एक साइंटिस्ट और एक साइंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया, मेनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट किया। इस दौरान वो भारत के स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल विकास में गहराई से जुड़ गए और देश की तकनीकी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में उनके काम ने एक ऐसा नाम दिया जो पूरे देश में हमेशा याद रहेगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन यहीं तक सीमित नहीं था। 1998 में उन्होंने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत के इतिहास में एक ऐसा पल था जिसने दुनिया में देश की मजबूत पहचान बनाई। 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के समर्थन से। अपने टेन्योर के दौरान वो पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाने गए, एक ऐसा लीडर जो लोगों, खास करके यूथ से दिलों से जुड़े रहते थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उन्होंने पब्लिक लाइफ से दूरी नहीं बनाई। वे लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे और छात्रों से बातचीत करते रहे। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उनके युवा दिमागों में होती है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर स्थित शांत शहर रामेश्वरम में हुआ था। वे एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, जहां जिंदगी सरल थी लेकिन संस्कार बहुत मजबूत थे। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। उनकी माँ आयशम्मा एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका आसपास का माहौल अनुशासन, आस्था और मेहनत से भरा हुआ था। उनके पिता की नाव गांव के लोगों के लिए बहुत काम की थी। वे हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ले जाते थे। वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग आपस में प्यार और सम्मान से रहते थे। एक ऐसे माहौल में बड़े हुए कलाम सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस से गहराई से प्रभावित हुए। बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़े परिवार में सबसे छोटे थे। उनके 4 भाई थे और एक बहन थी। हालांकि उनका शुरुआती जीवन साधारण था, लेकिन उनका परिवार हमेशा से ऐसा नहीं था। उनके पूर्वज कभी अमीर व्यापारी और ज़मीन के मालिक थे, जो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स और श्रीलंका के कनेक्शंस के लिए जाने जाते थे। कई सालों तक उनके परिवार की रोजी रोटी भारत की मुख्य भूमि पंबन द्वीप और श्रीलंका के बीच होने वाले व्यापार और यात्रा पर निर्भर थी। लेकिन 1914 में जब पंबन ब्रिज बना, तो पंबन ब्रिज के बनने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे लोगों का आना जाना आसान हुआ, उनका पारंपरिक काम कम होने लगा। समय के साथ परिवार ने अपनी ज़्यादातर संपत्ति और ज़मीन खो दी। जब कलाम का जन्म हुआ तब वे गरीबी में जी रहे थे। उनके पास सिर्फ उनका पुश्तैनी घर ही बचा था। जिंदगी आसान नहीं थी और छोटी उम्र से ही कलाम ने मेहनत की अहमियत समझ ली। एक स्कूली बच्चे के रूप में वे सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटते थे ताकि परिवार की आमदनी में मदद कर सकें। इन मुश्किलों के बावजूद उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। स्कूल में वे हमेशा क्लास में टॉप नहीं करते थे, लेकिन उनके शिक्षकों ने उनमें कुछ खास देखा, एक शांत दृढ़ता और सीखने की गहरी लगन। वो लंबे समय तक पढ़ाई करते थे, खासकर गणित, जो आगे जाकर उनके भविष्य में मजबूत नींव बना। उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज में फिज़िक्स की पढ़ाई की।
1954 में ग्रेजुएट हुए, लेकिन कलाम यहीं रुकने वाले नहीं थे। 1955 में वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैड्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी गए। यही उनकी शुरुआती ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हुआ। एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान उनकी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड से स्लो था। डीन उनकी परफॉर्मेंस से निराश होकर उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि 3 दिनों के अंदर अंदर प्रोजेक्ट पूरा करो, वरना स्कॉलरशिप खो दोगे। ये एक ऐसा प्रेशर मोमेंट था जो सब कुछ बदल सकता था। कलाम ने लगातार मेहनत की, अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ते हुए और टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनकी डेडिकेशन से डीन इम्प्रेस हुए और बाद में उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने जानबूझकर उन पर प्रेशर डाला था ताकि उनकी ट्रू पोटेंशियल बाहर आ सके। लेकिन लाइफ के अपने टेस्ट अभी बाकी थे। कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था। उन्होंने बड़ी मेहनत से सिलेक्शन प्रोसेस दिया और बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन उनकी रैंक आई 9th, जबकि सिर्फ 8 सीटें ही उपलब्ध थी। ये एक बहुत ही छोटा सा अंतर था, एक सपना जो बस एक कदम से छूट गया। लेकिन कभी कभी जो रास्ते हमें नहीं मिलते वे हमें चुपचाप किसी और बड़े रास्ते की ओर ले जाते हैं। 1960 में मैड्रास इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना करियर की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक यंग साइंटिस्ट के रूप में की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनका ये पहला कदम था। उनका शुरुआती काम एक छोटे हॉवरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा नहीं था कि यही उनका सही रास्ता है। यह डाउट ज़्यादा समय तक नहीं रहा। जल्द ही वे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में चले गए, जहां उन्हें विजनरी साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के गाइडेंस में काम करने का मौका मिला। यहीं से कलाम को अपनी सही डायरेक्शन मिलनी शुरू हो गई। उनकी स्पेस रिसर्च जर्नी तब आगे बढ़ी जब उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में शामिल किया गया, जो उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। 1969 में कलाम ऑफिशियली इसरो में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक संभाली। इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना। सालों की मेहनत, असफलताओं और सीख ने आखिरकार एक ऐतिहासिक पल को जन्म दिया। जुलाई 1980 में एसएलवी ने सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, पर पूरे देश के लिए एक गर्व का पल था। लेकिन कलाम की जर्नी कभी एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं रही। शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने रॉकेट सिस्टम्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। समय के साथ उनका फोकस स्पेस में और डिफेंस की ओर शिफ्ट होने लगा, जहां जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। 1970s में उन्होंने इम्पोर्टेंट मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और भारत की डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके इस काम ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उनकी लीडरशिप सामने आने लगी। इंदिरा गांधी जैसे लीडर्स के सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट हाई सीक्रेसी में कंटिन्यू रहा। 1980s में कलाम को उनके करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसका लक्ष्य भारत के लिए एक मजबूत मिसाइल सिस्टम बनाना था। उनकी लीडरशिप में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलें विकसित की। इन उपलब्धियों ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1990s तक कलाम देश के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बन चुके थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में काम किया और भारत की राजनीतिक ताकत को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 1998 में वे भारत के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण पल के केंद्र भी थे, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। उनकी भूमिका सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि योजना और रणनीति से जुड़ी हुई थी, जिसने भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत देश के रूप में खड़ा करने में मदद की। लेकिन मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम से परे कलाम का एक अलग पहलू था, एक ऐसा पहलू जो लोगों की गहराई से प्रभाव करता था। 1998 में उन्होंने एक डॉक्टर के साथ मिलकर एक कम कीमत वाला हार्ट स्टंट बनाया, जिससे ज़िंदगी बचाने वाला इलाज ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सालों बाद उन्होंने ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक टैबलेट बनाने में भी योगदान दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी सोच सिर्फ ताकत तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी फोकस्ड थी। 2000 के शुरुआती वर्षों तक एपीजे अब्दुल कलाम पूरे देश में सम्मान पा चुके थे, सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक विजनरी इंसान के रूप में। फिर 2002 में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया। इस पल को खास बनाने वाली बात यह थी कि उनकी उम्मीदवारी को सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कई अपोजिशन पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने मतभेद भूलकर एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन के साथ आए जो पारंपरिक पॉलिटिशियन नहीं था। ये भारतीय राजनीति का एक रेयर मोमेंट था। खुद कलाम भी इससे डीपली इमोशनल हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें हर तरफ से मैसेजेस मिलने लगे थे और वो सोच रहे थे कि इतने महत्वपूर्ण समय में देशवासियों से क्या कहना चाहिए। 18 जून 2002 को उन्होंने संसद में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ये दृश्य अलग था। अलग अलग पार्टीज के नेता एक साथ खड़े थे। जब चुनाव हुए तो रिजल्ट लगभग तय था। 18 जुलाई को रिजल्ट आया और कलाम ने लक्ष्मी सहगल को बड़े अंतर से हराया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में ओथ लिया। एक साइंटिस्ट, एक टीचर और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति अब देश के सबसे ऊंचे पद पर था। अपने कार्यकाल के दौरान कलाम एक दूर बैठे लीडर नहीं थे। वे ऐसे राष्ट्रपति बने जिनसे लोग कनेक्ट कर पाते थे। इसी वजह से उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। वे स्टूडेंट से मिलने जाते, यूथ को इंस्पायर करते और लगातार भारत के फ्यूचर की बात करते। उनके कार्यकाल में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही। कई मर्सी पिटीशंस उनके पास आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पर ही एक्शन लिया। इसी वजह से काफ़ी डिस्कशन और डिबेट भी हुए। यही लीडरशिप की सच्चाई, जहां हर डिसीजन और कभी कभी डिसीजन ना लेना भी इम्पैक्ट डालता है। 2007 में उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि वे सेकंड टर्म के लिए वापस आएंगे। उनका नाम फिर से सामने आने लगा। लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कलाम ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने दोबारा चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वे नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के पद पॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा बने। इन 2012 फिर वही सवाल उठा। लोगों ने फिर उन्हें राष्ट्रपति के रूप में देखने की इच्छा जताई। सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कशंस में उनका नाम छाया रहा, लेकिन इस बार भी कलाम ने अपना फैसला कायम रखा। उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया और लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उनके लिए लीडरशिप का मतलब पावर में बने रहना नहीं था, बल्कि ऑनेस्टी के साथ सर्विस करना था और ये समझना कि कब आगे बढ़ जाना चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद APJ अब्दुल कलाम ने देश के सबसे ऊंचे पद से शांतिपूर्वक दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने अपने पर्पस से कभी दूरी नहीं बनाई। वे वापस उसी काम की ओर लौट गए जिससे वे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, टीचिंग। उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का दौरा करना शुरू कर दिया और फिर स्टूडेंट से जुड़ गए। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, अन्ना यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जैसे स्थानों पर उन्होंने यूथ को गाइड किया। सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि अपना विजन भी शेयर किया। उनके लिए क्लासरूम सिर्फ लेक्चर देने की जगह नहीं थी, बल्कि वह जगह थी जहां आइडियाज़ एक नेशन को शेप करते हैं। 2007 में उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले चांसलर बने। यह रोल उनके साइंस और स्पेस के लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस को दिखलाता है। भारत के बाहर भी उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। उन्हें चाइना की सरकार द्वारा इनवाइट किया गया था, जहां उन्होंने पेकिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत की। जहां भी वे गए उनका मैसेज एक ही रहा, बड़े सपने देखो, क्यूरियस रहो और पर्पस के साथ काम करो। लेकिन कलाम की जर्नी सिर्फ इंस्पिरेशन तक सीमित नहीं थी। वे अपनी बात खुलकर रखने से कभी नहीं डरते थे। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसमें युवाओं को खुद से आगे सोचने और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर किया। इसका मैसेज बहुत सिंपल था। अगर हर व्यक्ति लेने की बजाय देने का सोचने लगे तो देश एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि सबसे ऊंचे पद पर रहने के बाद भी APJ अब्दुल कलाम ने कभी टीचर होना नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने खुद तय किया कि उन्हें कैसे याद किया जाएगा। सिर्फ एक राष्ट्रपति या साइंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन लोगों के माइंड्स को शेप करने में और नेशन को बनाने में लगा दिया। 27 जुलाई 2015 को APJ अब्दुल कलाम शिलोंग गए, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एक लेक्चर देने के लिए। उस लेक्चर का टाइटल उनके दिल के बहुत करीब था, एक रहने योग्य पृथ्वी का निर्माण। अपने आखिरी समय में वे वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, स्टूडेंट से बात करना, आइडियाज़ शेयर करना और युवा मनों को इंस्पायर करना।
जब वे सभागार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें हल्का सा असहज महसूस हुआ। उन्होंने एक पल रुककर थोड़ा आराम किया और फिर आगे बढ़ गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वे हॉल में पहुंचे, एक बार फिर पढ़ने के लिए तैयार। शाम के करीब 6:30 बजे अपने लेक्चर के कुछ ही मिनटों बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। वे अचानक गिर पड़े। जो कमरा कुछ ही पलों में अटेंशन और क्यूरियोसिटी से भरा था, वो अचानक शॉक में बदल गया। उन्हें तुरंत बेथनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उनकी कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल थी। जब वे पहुंचे तो उनके शरीर में पल्स का कोई संकेत नहीं था। डॉक्टर्स ने हर पॉसिबल कोशिश की, उन्हें आईसीयू में ले जाया गया और उन्हें बचाने की कोशिश जारी थी। लेकिन सभी एफर्ट्स के बावजूद अराउंड 7:45 PM उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक शांत लेकिन दिल तोड़ देने वाला मोमेंट था। उनके अपने असिस्टेंट से कहे गए आखिरी शब्द, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? सरल शब्द, ठीक वैसे ही जैसे वे खुद थे। विनम्र, दयालु और हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले। रामेश्वरम के एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन के भव्य गलियारों तक एपीजे अब्दुल कलाम की जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं थी, ये मुश्किलों से ऊपर उठने की कहानी थी, कंफर्ट के बजाय पर्पस चुनने की कहानी थी, और हर कदम को एक बड़े मकसद के लिए डेडिकेट करने की कहानी थी। वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देश को मजबूत बनाया, एक लीडर थे जो अपने लोगों से जुड़े रहे, और सबसे बढ़कर एक टीचर थे जिन्होंने यूथ की पावर पर कभी विश्वास नहीं खोया। अपने आखिरी पलों में भी स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर वही करते हुए जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। उन्होंने हमें याद दिलाया कि वे सच में कौन थे। सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं, सिर्फ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने पूरी एक जनरेशन को सपने दिखाना सिखाया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है कि कहीं ना कहीं आज भी एक युवा स्टूडेंट एक किताब उठाता है, थोड़ा बड़ा सपना देखने की हिम्मत करता है और एक बेहतर फ्यूचर की ओर पहला कदम बढ़ाता है। क्योंकि लीडर्स चलते जाते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ वो जगाते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की कंप्लीट बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।